जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, गवर्नर जनरल। ठीक है, जिससे निश्चित तौर पर किसी भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, जो क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो घटनाएं उनके समय हुई थी समकालीन, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे आज हम महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आज हम लॉर्ड मिंटो के बारे में पढ़ेंगे, फिर लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोस्तों एम हस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम क्रम से पढ़ते हैं और समझते हैं उनके बारे में कि क्या क्या घटनाएं उनके समकालीन घटित हुई थी या उनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले लॉर्ड मिंटो के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो के समय दोस्तों जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं वो यह पूछा जाता है कि लॉर्ड मिंटो के समय, आप जानिएगा कि लॉर्ड मिंटो के समय 1808-9 में दोस्तों 1808-9 में जो है एक संधि हुई थी जिसका नाम था अमृतसर की संधि। ठीक है, अमृतसर की संधि। ठीक है, अमृतसर की संधि दोस्तों ये लॉर्ड मिंटो के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो थे उन्हीं के समय ये अमृतसर की संधि 1808-9 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला जो इनसे सवाल बनता है वो यह बनता है कि इनके समय चार्टर एक्ट लाया गया था दोस्तों। आपको पता होगा 1813 का चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है? चार्टर एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाता था। जैसे एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो मतलब ये प्रत्येक 20 साल के बाद आती थी चार्टर एक्ट। ये जो है ये क्या होता था, ये पूर्ण रूप से लेखा जोखा होता था कि चार्टर में यह देखा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में और क्या परिवर्तन किया जाए या फिर क्या उसमें और आवश्यकता है या क्या हटाया जाए। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सरकार, वहाँ की सरकार एक चार्टर एक्ट लाती थी। उसी संदर्भ में लॉर्ड मिंटो के समय भी एक चार्टर एक्ट लाई गई थी जिसका नाम था दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। इससे परीक्षाओं में सवाल बनते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या घटनाएं घटी थी या इनमें क्या क्या चीजें रखी गई थी। तो दोस्तों इसमें जानिएगा 1813 में दोस्तों पहला जो काम किया गया वो यह किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका एकाधिकार को समाप्त किया गया था। याद रखिएगा, एकाधिकार को समाप्त किया गया था दोस्तों। लेकिन एक सवाल यह पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट से जो है एकाधिकार को समाप्त किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट से। लेकिन दोस्तों अगर सवाल में यह पूछ लिया जाए कि पूर्णतः कब समाप्त किया गया था, तो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे उसको 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आता है, तो वहां पर 1833 के चार्टर एक्ट में पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रतिबंध लग जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों एकाधिकार को समाप्त किया था दो चीजों को छोड़ के। वो दो चीजें क्या था जानिएगा, एक चाय और प्लस चीन। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप चाय का व्यापार कर सकते हैं और साथ ही साथ चीन देशों से भी आप व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों चाय और चीन ये दोनों जगहों से व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला रह गया। ये बातें 1813 के चार्टर एक्ट में कही गई थी। तीसरा दोस्तों इसमें यह किया गया, इसमें एक प्रश्न बनता है कि किस एक्ट से, किस चार्टर एक्ट से शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया? तो दोस्तों ये जो है ये 1813 का ही था। ठीक है, 1813 के ही चार्टर एक्ट में ये 1 लाख रुपया जो है हर वर्ष खर्च करने का प्रावधान रखा गया था, ये 1813 के चार्टर एक्ट से। अगला जो सवाल दोस्तों इसमें बनता है वह यह बनता है कि किस चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों का जो है प्रवेश हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा ये भी चार्टर एक्ट 1813 का ही चार्टर एक्ट है, जिससे कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने का मौका दिया गया था दोस्तों। तो ये 4-5 पॉइंट जो बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड मिंटो से संबंधित था जो हम लोग देख लिए दोस्तों। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं।
लोग देखते हैं दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों ऐसा मत समझिएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग को ही हम वारन हेस्टिंग कहेंगे, जी नहीं। वारन हेस्टिंग दोस्तों हम पहले ही पढ़ लिए हैं, इससे पहले जब कॉर्नवालिस को पढ़ रहे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस से ही उससे पहले जो है वारन हेस्टिंग आए थे। लेकिन दोस्तों एक वैसा ही नाम के एक और गवर्नर को भेजा गया जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। दोस्तों इसका कार्यकाल आप देख रहे होंगे 1813 से लेकर 1823 तक का जो कार्यकाल है ये लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल है दोस्तों। अब इनसे क्या महत्वपूर्ण सवाल परीक्षाओं में बनते हैं हम उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों आप याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के समय सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से है वह यह है कि इन्हीं के समय सबसे पहली बार आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों। फर्स्ट आंग्ल नेपाल युद्ध, फर्स्ट आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों ये जो है पहली बार इन्हीं के समय, इन्हीं गवर्नर जनरल के समय ये शुरू हुआ था। डेट याद रखेंगे दोस्तों 1814 से ये 16 तक चला था। 1814 से 1816 तक प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था दोस्तों। नेपाल वाले कुछ क्षेत्र, तराई का जो क्षेत्र है उनको अधिकार कर लिया गया था, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उन्हीं के विरोध में नेपाल आंग्ल युद्ध हुआ था, जो कि 1814 से 1816 के बीच हुआ था। दोस्तों इन दोनों के बीच मध्यस्थता का केंद्र बना था, एक संधि था जिसका नाम आप याद रखेंगे सुगोली की संधि। सुगोली की संधि ये दोस्तों आपको परीक्षाओं में जरूर सवाल देखने के लिए मिला होगा कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो किस संधि से समाप्त हुआ था, तो सुगोली की संधि से दोस्तों आप याद रखेंगे। तो ये प्रश्न जो है आप याद रखेंगे, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। दूसरा जो है इनके समय घटनाएं घटी थी वह यह था दोस्तों कि इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारियों तथा मराठों, ठीक है, पिंडारियों और मराठों का इन्होंने दमन किया था। आपको पता होगा कि ये जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ था और इन्होंने पिंडारियों और मराठों का दमन किया था। परीक्षाओं में सवाल ऐसे पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के समय जो है पिंडारियों का दमन किया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय किया गया था दोस्तों, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पिंडारियों का दमन किया गया था, ठीक है। तो इन सभी चीजों का आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम सिर्फ उन्हीं के बारे में देख रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आगे आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं आगे गवर्नर को। आगे जो गवर्नर हुए वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय भी एक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों जो परीक्षाओं में उनसे भी सवाल बनते हैं। वह यह है दोस्तों कि इन्हीं के समय फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध जो है इन्हीं के समय हुआ था दोस्तों। जो वर्तमान नाम अभी बर्मा का म्यांमार हम लोग जानते हैं, जो कि 1948 में ये 1935 के अधिनियम से इसको स्वतंत्रता दी गई थी बर्मा को दोस्तों, ठीक है, वो याद रखेंगे। और ये दोस्तों जो युद्ध हुआ था वो 1824 से 26 के बीच हुआ था, ठीक है। 1824 से 1826 के बीच आंग्ल बर्मा युद्ध प्रथम हुआ था और ये गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न था वो यह था कि इन दोनों युद्ध जो है ये समाप्ति किस ओर हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी समाप्ति एक संधि से हुई थी। उस संधि का नाम था यांडबू की संधि, ठीक है, यांडबू की संधि। ये दोस्तों यांडबू की संधि 1826 में हुआ था। 1826 में यांडबू की संधि की गई थी दोस्तों, ठीक है। यांडबू की संधि 1826 में की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो इन चीजों का आप याद रखेंगे। 1826 से एक चीजें और याद रखेंगे दोस्तों, 1826 में ही बैरकपुर का घेरा, यानी कि बैरकपुर को घेर लिया गया था सिपाहियों के द्वारा। कारण ये था दोस्तों 1826 में जब बर्मा को जीत लिया गया था तो सिपाहियों को आदेश दिया गया कि आप बर्मा जाइए और बर्मा में जाकर एकाधिकार को स्थापित कीजिए, वहां जो है शासन कीजिए। लेकिन क्या हुआ, उनके सिपाहियों ने जो है विद्रोह कर दिया, उन्होंने मना कर दिया।
कारण ये था दोस्तों कि कहा जाता है कि पहले जो है समुद्र की यात्रा को पाप माना जाता था, इसीलिए बर्मा जाने के लिए सैनिकों ने जो है मना कर दी, जिसके कारण ये बैरकपुर जो है घेरा की गई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न बनता है बैरकपुर की घेरा कब हुई थी, तो 1826 में हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि ये लोग जो है समुद्र पार की यात्रा करना नहीं चाहते थे, पाप माना जाता था, इन्हीं का इनमें विरोध किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। अब आगे आइए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दोस्तों, ये अभी तक के गवर्नर में लगभग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनसे जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट से ही हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न इनसे बनता है। तो दोस्तों याद होगा आपको कि जैसे हम लोग बंगाल का प्रथम गवर्नर पढ़े थे, उसी प्रकार दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनको देखिए। बंगाल का अंतिम गवर्नर जो जनरल है वो यही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल, ये किसके संदर्भ में हम बोल रहे हैं, बंगाल के संदर्भ में। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में एक चार्टर एक्ट आता है 1833 का। उस चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त करके इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो प्रश्न पूछता है दोस्तों, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही दोस्तों। ये टेक्निकल चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए इनसे जुड़ी हुई और चीजें जानते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोस्तों 1828 से 1833 तक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया था दोस्तों। इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य, इनके बारे में अब हम देखते हैं कि इन्होंने पहला जो कार्य किया दोस्तों, वो 1829 का जो सती प्रथा था, सती प्रथा को इन्होंने रोक लगा दिया, सती प्रथा को रोक लगा दिया। प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत में सती प्रथा को अंत किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। पूछा जाता है, एक बार प्रश्न पूछा गया था किस धारा के तहत किया गया, उस धारा को भी आप याद रखिए, धारा 17। धारा 17 के तहत जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को निषेध घोषित किया, यानी इसको प्रतिबंधित कर दिया दोस्तों, धारा 17 के तहत। अगला प्रश्न इनसे बनता है कि ये सती प्रथा को समाप्त कराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भारत के व्यक्ति का भी महान योगदान है, जिनको नाम आप जानते होंगे दोस्तों, उनका नाम था राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय दोस्तों, इनको भारत का अग्रदूत कहा जाता है, इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, भारत की प्रभा के नाम से भी इनको जाना जाता है, राजा राममोहन राय को दोस्तों। राजा राममोहन राय के द्वारा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप इसी जगह जान लीजिए। इन्होंने दोस्तों 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। इसके बाद दोस्तों एक और चीज याद रखिए, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, जो कि आगे चल के ये दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें कि आदि ब्रह्म समाज भी था दोस्तों। ठीक है, तो यह ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ही की गई थी। अगला जो इनसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों, वो ये याद रखिए, 1821-22 में इन्होंने दो पत्रिका निकाली, जिसका नाम काफी फेमस है दोस्तों, याद होगा आपको। एक का नाम है संवाद कुमोदनी और दूसरे का नाम है मुआवदीन उप तौफीद। ठीक है, तौफीद उल मुआवदीन। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है पहला पत्रिका था इनका दोस्तों 1821-22 में। संवाद कुमोदनी काफी फेमस है इनकी संवाद कुमोदनी दोस्तों, याद रखिएगा इन दोनों पत्रिका का नाम। अगला इनसे जो प्रश्न बनता है दोस्तों, यह बनता है कि आपको पता होगा कि अकबर द्वितीय जो दोस्तों वो मुगल बादशाह था, वो पेंशनधारी थे अंग्रेजों के। तो अकबर द्वितीय जो मुगल सम्राट थे कहने के लिए, लेकिन वो पेंशनधारी अंग्रेजों के थे। तो इन्होंने ही अपनी पेंशन को बढ़ाने की मांग को रखने के लिए राजा राममोहन राय को लंदन भेजा था। मतलब अकबर द्वितीय का संदेश लेकर, इनकी पेंशन को बढ़ाने की बात को लेकर
राजा राम मोहन राय लंदन गए, लेकिन दुर्भाग्य दोस्तों इनकी मृत्यु लंदन में ही हो जाती है और इनकी दोस्तों समाधि भी लंदन में ही है। उनके समाधि का नाम याद रखिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल ब्रिस्टल नामक जगह पर लंदन में इनकी समाधि स्थल है दोस्तों राजा राम मोहन राय की। इनकी मृत्यु दोस्तों 1833 में हुई थी। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो पूछा जाता है। अब आगे दोस्तों आते हैं, आगे देखते हैं। ये जो सती प्रथा था दोस्तों, सती प्रथा को तो 1829 में बंगाल में लागू किया गया था, लेकिन दोस्तों इसको पूरे भारत में लागू 1830 में किया गया। ठीक है, 1830 में पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, इन्होंने एक व्यवस्था लेके आई जो कि पिछले बीपीएससी में भी सवाल ये पूछा गया था कि किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा का अंत किया था। तो याद रखिएगा, ठगी प्रथा का अंत जो दोस्तों वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही ये ठगी प्रथा का अंत किया गया था। उन्हीं के एक अधिकारी थे जिसका नाम था कर्नल स्लीमन। याद रखिएगा, कर्नल स्लीमन। कर्नल स्लीमन के सहयोग से इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे इनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं दोस्तों वह ये है कि इन्होंने 1833 में, इन्हीं के समय 1833 में दोस्तों, 1833 में इन्होंने एक आयोग की स्थापना की जिसका नाम था विधि आयोग। ठीक है, विधि आयोग। ये दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में ये पद को बनाया गया विधि आयोग, और इसके अध्यक्ष को जो है वो जिसको बनाया गया उनका नाम था दोस्तों लॉर्ड मेकाले। याद होगा आपको, मेकाले, लॉर्ड मेकाले दोस्तों वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी। तो इन्हीं के संदर्भ में दोस्तों दो तीन ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि कुछ पाश्चात्य शिक्षा को भी अपनाना चाहते थे और कुछ जो है अंग्रेजी शिक्षा को भी अपनाना चाहते थे। उसी में दोस्तों लॉर्ड मेकाले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जेम्स प्रीसेम्पे। आपको याद होगा, जेम्स प्रीसेम्पे दोस्तों वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रीसेम्पे था दोस्तों, और ये जो है उसी व्यक्ति ने ऐसा माना कि ये प्राच्य शिक्षा भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन दोस्तों लॉर्ड मेकाले, एनफिस्टन जैसे व्यक्तियों ने भी काफी जोरदार तरीके से किया था। और इसी में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ऐसे कौन भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की भी मांग की थी, तो वो दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। ये भी आप याद रखिएगा। तो लॉर्ड मेकाले के संबंध में विधि आयोग बनाया गया था दोस्तों, और इसी के समय में इन्होंने बाद में 1835 में दोस्तों एक रिपोर्ट लाई, और 1835 में ही दोस्तों भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया दोस्तों, जो अभी तक भी सरकार मान रही है या फिर अलग अलग राज्य की सरकारें भी मांगती है। तो पहली बार दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में ही बन गया था, और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को पूर्ण रूप से माध्यम बनाया गया। और लॉर्ड मेकाले ने एक थ्योरी दिया दोस्तों जिसका नाम था निस्पंदन का सिद्धांत। याद रखिएगा, निस्पंदन का सिद्धांत दोस्तों लॉर्ड मेकाले ने दिया। उनका मानना था इस सिद्धांत के माध्यम से कि लॉर्ड मेकाले कहते थे कि हम शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को देंगे, हम शिक्षा जो है उच्च वर्ग के लोगों को देंगे, और वो जो उच्च वर्ग के लोग होंगे उसी से छन के जो शिक्षाएं निम्न वर्ग के लोगों को मिलेगी, वही निस्पंदन का सिद्धांत था दोस्तों। तो ये लॉर्ड मेकाले का कंसेप्ट था जो 1835 में दिया गया था दोस्तों, और 1835 में ही भारत की भाषा मतलब शिक्षा का जो माध्यम है दोस्तों वो अंग्रेजी को बना दिया गया था। अगला चीज आप याद रखिएगा, भारत में पहला मेडिकल कॉलेज 1835 में ही स्थापित हुआ था। मेडिकल कॉलेज
ठीक है। मेडिकल कॉलेज, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज दोस्तों कलकत्ता में 1835 में ही स्थापित की गई थी दोस्तों, ये लॉर्ड मैकाले के सहयोग से। ठीक है, अगला आइए दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि और क्या घटनाएं घटी थी। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में दोस्तों कुछ बातें कही गई। 1833 का चार्टर एक्ट जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय आया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो चार्टर एक्ट आया उसमें निम्न बातें थी, जिसमें कि आप जान सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था दोस्तों। ये पहला काम, बंगाल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा दोस्तों जो है वो जो काम किया गया वो यह किया गया था कि इसमें रंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो है दूसरा कंसेप्ट था दोस्तों, और रंग और जाति के आधार पर भेद इसमें नहीं किया जाएगा। और तीसरा था दोस्तों 1833 का जो है विधि आयोग की स्थापना की गई। ये जो बातें थी दोस्तों, कुछ बातें 1833 के चार्टर एक्ट में थी। और एक अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध इसी चार्टर एक्ट के तहत लगाया गया था। वो जो 1813 का चार्टर एक्ट था जिसमें चाय और चीनी ये दो व्यापार ईस्ट इंडिया कर रही थी, जो अब 1833 का जैसे ही चार्टर एक्ट आया तो वो चाय और चीन के साथ जो व्यापार कर रही थी उसको भी पूर्ण रूप से इन्होंने प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई और जो है ये व्यापार अब उनके हाथों में नहीं रही। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। अगला जो इनसे सवाल बनता है अब उनके बारे में देखते हैं। आगे है दोस्तों, इन्होंने भू राजस्व के क्षेत्र में भी एक नई चीजें लेके आई थी। जैसे कि हम लोग कल पढ़ रहे थे रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त। तो उसी क्रम में दोस्तों याद रखिएगा एक इन्हीं के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था आया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये क्या था दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था? रैयत का ही अर्थ होता है किसान। ठीक है, ये जो रैयत है, रैयत का अर्थ होता है किसान। ये जो है किसान डायरेक्ट टैक्स लेते थे, किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेते थे गवर्नर जनरल, जो कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आता था। वो जो अस्थाई बंदोबस्त था उसमें दोस्तों एक जमींदार नामक एक बिचौलिया का भी उदय हो गया था, जो कि वो असफल हो गया। लेकिन ये जो दोस्तों रैयतवाड़ी है ये गवर्नर जनरल और किसानों के बीच की कड़ी थी, तो इसमें डायरेक्ट टैक्स किसानों से लिया जाता था। तो ये जो है अगर जो किसान टैक्स नहीं चुका पाते थे उनकी खेत को नीलाम कर दिया जाता था। तो ये दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है टोटल भूभाग के 51% भूमि पर लाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था टोटल भूमि के 51% भूमि पर लाया गया था। और सबसे ज्यादा अभी तक जो कृषि के अंतर्गत 3 व्यवस्था आई उसमें से सबसे ज्यादा भूभाग पर लागू करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के रैयतवाड़ी व्यवस्था को जाता है। तो इसमें दोस्तों 51% था। और ये दोस्तों याद रखिएगा पहले 66% इसमें टैक्स लिया जाता था, लेकिन विलियम बेंटिंग ने इसको 60% कर दिया था। ठीक है दोस्तों, 60% कर दिया था, ये याद रखिएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता था दोस्तों वो अवध का क्षेत्र था। इसके बाद दोस्तों जो है ये अवध का क्षेत्र था, मध्य प्रांत का क्षेत्र था, कुछ पंजाब का क्षेत्र था। तो ये सब क्षेत्र दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। ठीक है दोस्तों, तो ये हम पढ़ रहे थे आज विलियम बेंटिंग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो गवर्नर जनरल आएंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तब तक दोस्तों मिलते हैं फिर कल। अगर वीडियोस पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।